वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शब फिराक की कहकर गुजार दी हमने। अप्रैल 2026 के आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 3 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे थे और ईरान को हथियार डालने को कहा था। फिर मई के पहले हफ्ते उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। हॉर्मूज़ को आज़ादी दिलवाने के लिए कैंपेन था। बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जो अमेरिका के हैं वो भी हॉर्मूज़ के पास भेजे गए। पर जहां असल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां इन जहाज़ों को और इन डिस्ट्रॉयर्स को एंट्री ही नहीं करने दी गई। 2 दिन में ही ट्रंप का ये कैंपेन भी टाएं टाएं फिस हो गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हम ये कैंपेन रोक रहे हैं। पर इस पर सबसे ज़बरदस्त जो रिएक्शन था वो आया ईरान के संसद के स्पीकर गालिबफ की तरफ से। उन्होंने लिखा एक्स पर कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो ख़त्म हुआ। खैर, ये ऐलान हुआ ही था ट्रंप की तरफ से इसे रोकने का कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे साफ हो गया है कि अब अमेरिकी ईरानियों से जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। 6 मई को उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका है, हमें ईरान में जो भी टारगेट्स अचीव करने थे हमने कर लिए हैं। ये ऐलान किसी छोटे मोटे अमेरिकी अधिकारी की तरफ से नहीं आया था, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये बात मीडिया के सामने कही है। एपिक फ्यूरी ख़त्म हो चुका है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद ईरान में रिजीम चेंज करना बताया गया था, जो हुआ नहीं। फिर भी ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हमने उनके टॉप लीडर्स को मारकर रिजीम चेंज कर लिया है। अस्थायी सीज़फायर को पूरे 1 महीने हो चुके हैं आज, जंग को शुरू हुए 70 दिन। इन 70 दिनों में पहली बार इतने क्लियर इंडिकेशन मिले हैं कि दोनों पार्टियां समझौते से इंचेस दूर हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी तो यही हेडलाइन लगाई है कि यूएस एंड ईरान इंच टूवर्ड्स शॉर्ट टर्म डील टू एंड फाइटिंग। शॉर्ट टर्म डील की बात हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका 14 बिंदु वाले प्रस्ताव पर बात करने के लिए रेडी हो गया है। उसी को बेस बनाकर आगे की बात होनी है। सोचिए अब तक आपको कितना झूठ परोसा गया है। ये 14 सूत्री प्लान तो ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए अप्रैल महीने की शुरुआत में ही दे दिया था। फिर अमेरिकी मीडिया कहाँ से लिख रहा था कि ईरान नहीं, अमेरिका के प्लान पर बात हो रही है, जो अमेरिका ने प्लान दिया है उस पर बात हो रही है, ईरान के प्लान पर कोई बात नहीं हो रही। ये अमेरिकी मीडिया चला रहा था ना, जबकि अमेरिका का प्लान तो 20 बिंदु वाला है। एक्सियोस जो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट का करीबी संस्थान है, उसने यूएस ऑफिशियल्स के हवाले से यही 14 बिंदु छापे हैं फिर से। इसका जिक्र हम आगे करेंगे, पर पहले चर्चा उस एक पन्ने की कर लेते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कागज़ का एक पन्ना जंग रोक देगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एक एमओयू साइन होने वाला है। महज एक पन्ने का ये एमओयू है जिसमें जंग ख़त्म करने, हॉर्मूज़ खोलने और फिर आगे न्यूक्लियर टॉक्स पर बात लिखी हुई है। खबर है कि ट्रंप इसे 48 घंटे में लागू करने का प्लान कर रहे हैं। आज 7 मई है, यानी 8 या 9 मई तक हमें इस मामले में अपडेट मिल जाएगी। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इस एमओयू में उन सभी अमेरिकी मांगों का जिक्र तक नहीं है जो ईरान रिजेक्ट कर चुका था। कौन कौन सी थी ये मांगे? जैसे ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकेगा, अपनी प्रॉक्सीज का साथ छोड़ देगा और 450 किलोग्राम यूरेनियम को किसी दूसरे देश के हवाले करेगा। अगर रॉयटर्स की ये बात सच साबित होती है तो ये ईरान की बड़ी जीत होगी कि वो अपनी शर्तों पर बात करने के लिए अमेरिका को राज़ी करवा सका है। क्या अगले 48 घंटे में एक एमओयू साइन होगा? ये पता चल जाएगा। अगर ये होता है तो हमें आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में मसूद पेज़ेश्कियान और डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाकर फ़ोटो खिंचवाते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो खुद ये बात कही थी कि एक डील होने की सूरत पर वो खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि एमओयू में क्या बात लिखी हुई है, असल में किन बिंदुओं पर बात हुई है और बात हो रही है, और फिर बात करेंगे पोस्ट वॉर वर्ल्ड के बारे में कि जंग से इस दुनिया में क्या क्या बदलाव आया है जो ईरान अमेरिका की जंग हुई। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के ज़रिए ईरान ने ये 14 बिंदुओं वाला प्लान अमेरिका को भेजा था, पर उस समय ट्रंप ने सीधे ही ये प्लान रिजेक्ट कर दिया था।
ट्रंप ने कहा था कि इसमें अनरियलिस्टिक बातें लिखी हुई हैं, पर अब इन्हीं को बेस बनाकर बात हो रही है। हम कई बार पहले राजदूत के एक पुराने एपिसोड्स में इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नए कागज़ पर बात करते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा है, एक पन्ने का हिस्सा है, ये MOU कहा जा रहा है इसे। अगले 48 घंटे में साइन हो सकता है। अमेरिका ने ये MOU भी, जो MOU है माफ़ कीजिएगा, उसमें 14 बिंदु वाले प्रस्ताव को ही ध्यान में रखकर ये बनाया हुआ है, ऐसी खबर आ रही है। इसको ईरान अभी रिव्यू कर रहा है। खबर ये भी है कि इसमें अमेरिका ने ईरान की बहुत सी शर्तें कबूल कर ली है, जैसे इस MOU में ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को बंद करवाने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि जंग के पहले और जंग के शुरुआत में ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को दुनिया के लिए ख़तरा बता रहे थे, जबकि ईरान ने कहा था कि उसका मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल प्रोग्राम वाला मसला असल में बहुत पुराना है। 2000 के दशक से ईरान ने नई नई तकनीक वाली मिसाइलें न सिर्फ बनाई बल्कि उन्हें सक्सेसफुली टेस्ट किया, और इस जंग में उनका प्रदर्शन भी दुनिया ने देखा। पर सनद रहे कि ईरान ने खुद से ये मिसाइल किसी भी देश पर नहीं चलाई हैं, उस पर जंग थोपी गई, तभी उसने इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनाई है और न बनाने की मंशा भी रखी है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हो, पर उसकी मिसाइलें इसराइल ज़रूर पहुंची हैं। बड़ा नुकसान वहां हुआ है, इसलिए नेतन्याहू मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ थे। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका को ईरान की डील से बाहर निकाला, तब उन्होंने इसकी एक वजह ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ही बताई थी। बोला था कि जब तक इस पर पाबंदी नहीं लगती तब तक अमेरिका डील में शामिल फिर से नहीं होगा। पर ईरान ने हमेशा यही बात कही कि वो अपनी रक्षा के लिए ये मिसाइल बना रहा है। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब खबर चल रही है कि अमेरिका भी इसे लिमिट करने की शर्त नहीं लगा रहा है। कम से कम MOU में तो ये बात नहीं लिखी है। दूसरी बात जो MOU में नहीं है वो है प्रॉक्सीज़ का समर्थन। अमेरिका पहले कह रहा था कि अगर ईरान को डील करनी है तो किसी भी हालत में ईरान को अपनी प्रॉक्सी से संबंध तोड़ने होंगे। पर यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि ये प्रॉक्सीज़ अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये बिना ईरान के समर्थन के भी चल सकती हैं और चल रही हैं। हूती आधे से ज़्यादा यमन पर कब्जा जमाए हुए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, हथियार भी दुनिया के दूसरे देशों से लेने लग गए हैं। फिर हिजबुल्लाह भी एक बड़ी ताकत बन चुकी है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भी प्रदर्शन करती है और अच्छा प्रदर्शन करती है, राजनीति में प्रभाव रखती है। लेबनान के अंदर भी उनके लिए बहुत समर्थन है। हमास भी कमज़ोर होने के बावजूद सरवाइव किया है, सरवाइव कर रहा है। गज़ा में सीज़ फायर हो चुका है, फिर भी रोज़ाना गज़ा से लोगों के मारे जाने की ख़बरें आती हैं। आज ही खलील अल हया के बेटे के मारे जाने की खबर आई है। हमास लेकिन अब भी लड़ रहा है, उसने हथियार डालने से मना कर दिए हैं। फिर एक और अहम बात ये कि सभी प्रॉक्सीज़ ईरान ने शुरू नहीं की हैं, इनके बनने की अपनी अपनी अलग अलग वजह हैं। जैसे यमन में शियाओं पर जब सुन्नियों के अत्याचार हुए, उसके बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ, हूती वजूद में आए। फ़िलिस्तीन में इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ हमास बना था। साउदर्न लेबनान में भी जब इसराइलियों ने कब्ज़ा कर लिया था, तब उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए ही हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। ईरान ने इन आंदोलनों को समय समय पर समर्थन ज़रूर दिया है, पर ये इनके वजूद की वजह नहीं है। अगर इनके मकसद अचीव हो जाते हैं तो ये प्रॉक्सीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका कहता है कि ईरान की ये प्रॉक्सीज़ इसराइल को मिटाने के लिए बनी हैं, इसलिए ईरान को अगर डील हमसे करनी है तो इनका समर्थन छोड़ना होगा, इनको समर्थन देना, पैसा देना, हथियार देना छोड़ना होगा। ईरान ने इससे साफ इनकार किया था और आज MOU में भी ये शर्त हटा दी गई है। तीसरा बिंदु है एनरिच्ड यूरेनियम का, ये भी MOU से गायब है। ईरान ने इसी किसी भी देश को देने से इनकार कर दिया था। हो सकता है आगे वो इसका नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल करे, पर फ़िलहाल MOU से भी वो गायब है। ईरान की एक और मांग ये भी थी कि जब तक हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा हम न्यूक्लियर टॉक्स नहीं करेंगे। MOU की जितनी भी डिटेल सूत्रों के हवाले से आई है, उससे तो लगता है कि अमेरिका ने ईरान की ये बात भी मान ली है। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो हारा है, या अपने मकसद वो पूरे नहीं कर पाया है अलग अलग देशों में। इनमें से ज़्यादातर जंगें गोरिल्ला वॉर की शक्ल में लड़ी गई थी। इस दफ़ा एक नई चीज़ ये हुई है कि अमेरिका सीधे एक स्टेट एक्टर से टकराया है और जीत नहीं पाया है। ट्रंप और रूबियो के बयान से पता चल गया है
कि जंग रुक चुकी है और अब ईरान के विदेश मंत्री चीन भी होकर आए हैं। चीन के अलावा जो भी हलचल मिडिल ईस्ट में होती है उसकी जानकारी सऊदी अरब और पाकिस्तान को दी जाती है। एक रीजनल डायलॉग शुरू होने की तरफ ये एक संकेत लगते हैं, उसकी निशानी लगती है। जंग रुक रही है और उसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। कैसे? 4 बिंदुओं में आपको समझाते हैं। नंबर 1, मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है इस जंग के बाद। जंग के पहले कई जानकारों ने कहा था कि अमेरिका के सामने ईरान नहीं टिकेगा, पर 70 दिनों तक जंग में उलझाए रखा अमेरिका को उसने। ईरान को वो नहीं हरा सका। उसने पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान को सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। अब खाड़ी देशों की किस्मत ईरान के हाथ में है। खाड़ी देशों को रिथिंक करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि इस खित्ते में अमेरिकी मिलिट्री जो अड्डे हैं वो रखना उनके हक में है या नहीं। वो चीज़ उनकी सिक्योरिटी के लिए जो बनाई गई है, क्या वही उन पर हमले की वजह बनी है? नंबर 2, चीन एक बड़ी ताकत बनकर उभरा इस जंग के बाद। जंग के दौरान उसने एक भी बार ईरान को हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए प्रेशर नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला उस पर। जबकि ट्रंप ने कई बार चीन से रिक्वेस्ट की कि वो अमेरिका की मदद करें इसमें हॉर्मुज़ खुलवाने में। हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से जो तेल संकट दुनिया में देखा, वैसा कुछ ही मौक़ों पर दुनिया ने देखा, जैसे ऑयल शॉक आया था 1973 में। इस घड़ी में भी, पर जो अभी तेल संकट है, इस घड़ी में भी चीन ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की है। वियतनाम ने जब जेट फ्यूल की कमी को लेकर बीजिंग से बात की, तो चीन ने बाकायदा उनसे कहा कि हम इस आगे अगर ऐसा कुछ आशंका होती है तो हम आपकी मदद करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई देंगे। फिलीपींस ने चीन से उर्वरक के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि ऑयल की कमी से उर्वरक की भी कमी हुई है। फिर जेट फ्यूल वाले मामले में ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से मदद मांगी है। उसके विदेश मंत्री ने कहा है कि वो हमारी कंपनी के साथ, मतलब चाइना हमारी कंपनियों के साथ मिलकर इस मसले पर काम कर रहा है, काम करेंगे आगे भी। इन देशों के अलावा जंग शुरू होने के बाद कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकारियों ने भी चीन के साथ मीटिंग की है जंग के सिलसिले में। एनर्जी क्राइसिस में भी चीन ने अपना धंधा चमकाया है और दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया है, रिन्यूएबल एनर्जी। उसने समय के साथ ऑयल और गैस का इस्तेमाल कम करके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तरफ खुद को शिफ्ट कर लिया था चाइना ने। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर चीन ने बिजली बनाई है। और जब ये ऑयल क्राइसिस दुनिया के सामने आया तो वो दूसरे देशों को भी ऐसा करने को कह रहा है। तीसरे बिंदु पर आते हैं, वो है अमेरिका पर भरोसा कम होना दूसरे देशों का। ट्रंप हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए यूरोप से, नेटो से मदद मांगते रह गए, लेकिन सब ने एक सुर में मना कर दिया। इससे अमेरिका के अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ संबंध खराब हुए हैं इस जंग के बाद। ट्रंप अब गुस्से में यूरोप से अपने सैनिकों की संख्या कम करने का प्लान बना रहे हैं। चौथे बिंदु पर आते हैं, इसराइल फिर एक बार दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। इसका खामियाजा उसे ये हुआ कि अमेरिका में उसके लिए समर्थन घट गया है। उसी देश में समर्थन घटा है जहां से वो सालाना अरबों डॉलर्स की मदद लेता है और हथियार भी लेता है। जानकार ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा तो इसराइल के भविष्य के लिए ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बिना अमेरिकी समर्थन के वो अकेले जंग नहीं लड़ सकता ईरान जैसी शक्ति के साथ। और जब उसके प्रॉक्सीज ने भी उस पर अटैक किया हो तो उस सूरत में वो अकेले जंग नहीं लड़ सकता है। 48 घंटों में साफ हो जाएगा कि MOU पर साइन हो रहा है या नहीं। अगर साइन होता है तो अगले कुछ हफ्तों या महीनों में एक डील होते हमें दिख सकती है। अगर इस डील में ईरान पर लगे प्रतिबंध हट जाते हैं तो वो फिर से एक बार अपना तेल और गैस ग्लोबल मार्केट में बेच पाएगा। ये ईरान की तरक्की के लिए ही फ़ायदेमंद होगा और प्रतिबंध हटने की सूरत में भारत भी उससे तेल खरीद पाएगा, जो 2018 में हम लेते ही थे। वैसे भी ये तेल सस्ता भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ईरान से भारत की जो दूरी है वो भी कम है। इसी नोट पर आज का राजदूत ख़त्म करते हैं। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स हो कि वो आपको राजदूत में मिलती रहेगी। इसे रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।